अस्सलामुअलैकुम। हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका 9th एंट्रेंस का पेपर है और हमने हिंदी के ताल्लुक़ से इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें यानी हिंदी ग्रामर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो तैयार किए हैं और इनसे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं, यानी टाइम बहुत कम है। तो पहला पॉइंट, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। नेक्स्ट पॉइंट, अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। अगला, सूरदास ब्रजभाषा के प्रमुख कवि हैं। सूरसागर की रचना ब्रजभाषा में हुई है। रामचरितमानस अवधी भाषा में है और रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी ने लिखा है। ठीक है, आगे, हिंदी की लिपि देवनागरी है और हिंदी भाषा की जननी संस्कृत कहलाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि में और भी भाषाएं लिखी जाती हैं जैसे संस्कृत, मराठी, नेपाली, गुजराती। ठीक है, आगे, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। स्वर के 3 टाइप होते हैं, स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व या मूल स्वर पहला प्रकार ये है, ये 4 होते हैं, आ, ई, उ, री। ठीक है, अगला है स्वर का दूसरा भेद ह्रस्व या मूल स्वर। दूसरा दीर्घ या संयुक्त स्वर, ये 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो ये पूछे जा सकते हैं कि इनमें से ह्रस्व या दीर्घ स्वर कौन सा है या इसमें से संयुक्त स्वर कौन सा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आ सकता है यहाँ से। और आगे अंग और आह, ये वर्ण ये अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, आगे जो है स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं जिसमें से का, खा, गा, घा, गा, ये इनका उच्चारण कंठ से होता है ना, कंठ वर्ण कहते हैं। और चा, छा, जा, झा, या इनका उच्चारण तालु से होता है, उन्हें तालव वर्ण कहते हैं। टा, ठा, डा, ढा, ना, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है, मूर्धा से बोले जाते हैं, तो ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। ता, था, दा, धा, ना, इनका उच्चारण दंत से होता है, दांत के जरिए से, तो इन्हें दंत वर्ण कहते हैं। पा, फा, बा, भा, मा, इनका उच्चारण ये होठ के जरिए से बोले जाते हैं, तो इन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ठीक है, आगे अंतस्थ वर्ण ये 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। आगे ऊष्म वर्ण ये भी 4 होते हैं, श, श, स, ह। और यहाँ पर एक संयुक्त व्यंजन वो रह गया लिखना, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो 2 अलग अलग वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे छ, तो छ जो वर्ण है ये का हलंत प्लस शा से मिलकर बना है। ठीक है, और इसी तरह त्र ता हलंत प्लस रा से मिलकर बना है। और ज्ञ जा हलंत प्लस या से मिलकर बना है। श्रा शा हलंत प्लस रा से मिलकर बना है। ठीक है, एक और होता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन वे होते हैं जो 2 एक जैसे वर्णों से मिलकर बनते हैं, जैसे का हलंत प्लस का, चा हलंत प्लस चा। और द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, अड़ा और ढा। ठीक है, अब हम संधि के बारे में जानते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अक्सर जो संधि के 3 भेद हैं उसमें से स्वर संधि के ही बारे में पूछा जाता है, तो हमने यहाँ पर स्वर संधि के ही बारे में यहाँ बताया, उसकी शॉर्ट ट्रिक है वो बताई है, तो इससे बहुत आपको फ़ायदा होगा, बेनिफिट मिलेगा आपको। तो आप ध्यान से ये बात सुनिए और इसको समझिए। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहली संधि होती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आपको 3 चीज़ें याद रखनी हैं, आ, ई, उ, यानी 3 मात्राएं आपको याद रखनी हैं। यानी ये 3 मात्राएं किसी शब्द के बीच में हैं तो वो दीर्घ संधि होगी। ठीक है, जैसे आ, हिमालय, पुस्तकालय, तो शब्द के बीच में यहाँ पर आ की मात्रा आ रही है। ठीक है, ई, रविंद्र, कविंद्र, यहाँ पर दोनों शब्दों के बीच में ई की मात्रा आ रही है, आप देख रहे होंगे। ऊ, भानुदय, वधूपकार, यहाँ पर दोनों शब्दों के बीच में बड़ा ओ की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। तो ये 3 मात्रा आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला गुण संधि। गुण संधि में 3 चीज़ें यहाँ पर भी, ए, ओ और अर। जैसे ए का उदाहरण है नरेंद्र, महेंद्र। ओ का उदाहरण परोपकार, महोत्सव, यानी शब्दों के बीच में ये मात्राएं आ रही हैं। अर के उदाहरण देवर्षि, राजर्षि। अब आते हैं वृद्धि संधि को समझते हैं। वृद्धि संधि में 2 चीज़ें रहती हैं, बड़ी ए और बड़ा ओ, यानी ए और ओ। यानी जहाँ पर भी इन शब्दों के बीच में ए की मात्रा हो और ओ की मात्रा हो तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। जैसे ए के उदाहरण हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल हैं सदैव, तथैव। औ के दंतौष्ठ, महोज। ठीक है, यण संधि।
यण संधि में भी 3 चीज़ें हैं, या, वा और रा। यहाँ पर ये जैसे या का उदाहरण प्रत्येक, अत्यधिक। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी कि एक ही मात्रा यहाँ पर भी आ रही है और एक ही मात्रा यहाँ गुण संधि में भी है। तो यहाँ पर फ़र्क ये है कि यहाँ पर या से पहले जो वर्ण होगा वह आधा होगा, हाफ होगा, ठीक है। यानी या से पहले जो वर्ण होगा, जैसे ता है, ये आधा है, अत्यधिक यहाँ भी ता है तो ये भी आधा है। तो ये चीज़ यहाँ यण संधि में होती है, ठीक है। वाह के उदाहरण स्वागत, स्वच्छ, स्वागत और स्वच्छ। तो यहाँ पर वा से पहले जो वर्ण है वो आधा है, देखो, स्वागत में भी और स्वच्छ में भी, ठीक है। और तीसरा है पित्राज्ञा, रा के जैसे पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, यानी रा इसमें आ रहा है, ठीक है। आगे संधि है अयादि संधि। अयादि संधि में 4 चीज़ें आपको याद करनी है, अय, आय, अब और आव। जैसे अय के उदाहरण हम देखें, चयन, नयन, शब्दों के बीच में अय आ रहा है, चयन में भी और नयन में भी। इस तरीके से आय को हम देखें तो आय में नायक, गायक, ठीक है। अब के उदाहरण देखें, पवन, भवन। आव के देखें हम, पावक, पावन, भावुक, नाविक, इस तरह से ही होते हैं, ठीक है। समास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी सवाल आते हैं। समास उसे कहते हैं कि शब्दों के मेल से, यानी जो नया शब्द बनता है वो समास कहलाता है। तो समास के 6 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होता है अव्ययी भाव समास। तो इस समास में जो पहला शब्द होता है वो अव्यय होता है। अव्यय हम उसे कहते हैं जो किसी भी स्थिति में चेंज नहीं होता, यानी चाहे कारक, काल, और वचन, यानी ये इन चीज़ों के आने पर, या ये कह सकते हैं कि ये किसी भी स्थिति में बदलते नहीं हैं। तो इसमें पहला शब्द जो है अव्यय होता है, जैसे यथा, प्रति, यथाशक्ति, प्रतिदिन, आजीवन। तो इसमें अक्सर ये देखा गया है कि यथा वाले और प्रति वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो यथा जिस शब्द में भी लगा हो, जैसे यथाशक्ति, यथा समय, यथा विधि, यथा, तो ये आपको अव्ययीभाव समास ही करना है उसमें, ठीक है। आगे चलिए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास यानी इसमें कारक, शब्दों के बीच में कारक चिन्ह आते हैं, यानी अब इसको आप तोड़ेंगे तो कारक चिन्ह आएंगे, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, रसोई घर, रसोई के लिए घर, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, ठीक है। अब आते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें विशेष शब्दों के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है और उपमान उपमेय का संबंध होता है। उपमान उपमेय जिसे कहते हैं कि एक की समानता या तुलना दूसरे से की जाती है इसमें, जैसे नील कमल, ठीक है, कमल नयन। तो कमल नयन में एक की समानता दूसरे से की गई है। नील कमल में विशेषण और विशेष्य का संबंध है, यानी नीला कमल, नीला क्या विशेषण है, कमल यानी विशेष्य है, ठीक है। आगे आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में बहुत आसान है ये। इसमें ये देखना होता है कि इसमें पहला शब्द संख्यावाची होता है, यानी नंबर से शुरू होता है, ठीक है। जैसे पंच, पंच माने 5, चौ माने 4, पंचवटी, चौराहा, नवरत्न। तो ये इस तरह से आपको इसमें देखना है। तो इसमें यानी पहला शब्द द्विगु में संख्यावाची होता है, नहीं जो भी नंबर से शुरू हो रहा है वैसा शब्द हो तो उसमें आपको द्विगु समास करना है, ठीक है। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बहुत ही आसान है, इसमें दोनों शब्द मुख्य होते हैं और शब्दों के बीच में हाइफन, यानी बीच में आपको लग रहा होगा डैश की तरह छोटा सा चिन्ह, तो ये रहता है, इसे योजक कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, गुण दोष, गुण और दोष, ठीक है। लास्ट है बहुब्री समास, ये भी आसान है। बहुब्री समास में ये होता है कि दोनों शब्द मिलकर इसमें, यानी इसमें पहली चीज़ कोई भी शब्द मुख्य नहीं होता है और जो 2 शब्द होते हैं वो मिलकर किसी तीसरे, यानी थर्ड मीनिंग उसमें से निकलता है, यानी किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि उसका खास या विशेष अर्थ होता है वो। जैसे दशानन, यानी 10 चेहरे वाला, कौन, रावण। नीलकंठ, नीले गले वाला अर्थात शिव। तो इस तरीके से बहुब्री समास में ये चीज़ रहती है, ठीक है। आगे दिया इसमें संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य भेद तो 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और उसी में से भी जातिवाचक के 2 भेद और हो जाते हैं। कौन से, द्रव्यवाचक और समूह या समुदायवाचक, ठीक है। तो इसमें यहाँ सवाल इस तरह से आते हैं, जैसे ये दे दिया कि किताब शब्द में संज्ञा कौन सी है, फूल में कौन सी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जहाँ पर ख़ास बात हो, किसी के बारे में प्रॉपरली किसी के बारे में बात की जाए, जैसे सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़, इस तरह से। और जातिवाचक में यानी कॉमन नाउन इसे कहते हैं, इसमें कोई आम यानी कॉमन बात की जाती है, संपूर्ण जाति के बारे में की बात की जाती है, जैसे आदमी, लड़का। इसी तरीके से आपका भाववाचक संज्ञा, तो इसमें क्या है कि भाव के बारे में बताया जाता है, जैसे बचपन, मिठास, ईमानदारी, बेईमानी, बुढ़ापा, जवानी, इस तरह की चीज़ें इसमें आती हैं। द्रव्यवाचक में यानी इसमें द्रव्य पदार्थ,
और ठोस ये चीज़ें रहती हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे लोहा, पानी, दूध, इस तरह की चीज़ें। समूहवाचक संज्ञा में वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह के बारे में बताते हैं, जैसे भीड़, पुलिस, तो इस तरह से इसमें ये चीज़ें रहती हैं। ठीक है। सर्वनाम, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है। और जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपको पुरुषवाचक है। तो पुरुषवाचक के भी 3 होते हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में ये रहता है कि उसमें यानी बोलने वाला अपने बारे में बताता है, जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष में बोलने वाला दूसरे के बारे में बताता है, दूसरे यानी दूसरे के लिए यानी शब्दों का इस्तेमाल करता है, जैसे तुम, आप, तुम्हारा, आपका। अन्य पुरुषवाचक में बोलने वाला किसी तीसरे के बारे में बात करता है, यानी किसी अन्य के बारे में बात की जाती है, जैसे वे, वह, उनका, उनके लिए, इस तरह से। क्रिया, क्रिया के भेद तो बेसिकली 2 ही होते हैं। उसमें जैसे कर्म के आधार पर आ जाते हैं, कुछ रचना के आधार पर आ जाते हैं। तो कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता। बहुत आसान है ये। ठीक है। इस तरह रचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं वो 5 या 6 हैं। ठीक है। तो उसमें छः 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 मानिए आप, 6 भेद हैं। सामान्य क्रिया जिसमें जनरली बात की जाती है, जैसे वह गया, उसने खाया, उसने पिया, वह सोया, वह खेला। ठीक है। और दूसरा होता है संयुक्त क्रिया, इसमें 2 क्रियाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं, जैसे वह गिर पड़ा, रेलगाड़ी चली गई। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया वो होती है जिसमें वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है। जैसे हाथ शब्द है तो हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, दोहरा से दोहराना, ठंडा से ठंडाना। ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया में इसमें एक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया हो चुकी होती है, जैसे वह खाना खाकर सो गया। ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया में इसमें कर्ता जो है किसी दूसरे को काम करने के लिए मोटिवेट करता है, जैसे सलमान ने आमिर से खाना बनवाया, सलमान ने आमिर से किताब पढ़वाई। ठीक है। कृदंत क्रिया में यह यानी इसमें यह क्रिया प्रत्यय या शब्दांश से बनती है, इस तरह की चीज़ें आती हैं इसमें, जैसे चल, चल प्लस कर, चल कर, चल प्लस ना, चलना, पढ़ प्लस ना, पढ़ना। ठीक है। तो ये इस तरह से आपके क्रिया के भेद होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है विशेषण। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। उसमें गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इस तरह क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण जो है अव्यय का ही एक प्रकार है। क्रिया विशेषण अव्यय का ही एक प्रकार है, और अव्यय हम उन्हें कहते हैं ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंज नहीं आता है, कोई बदलाव नहीं आता है, तो उन्हें अव्यय कहते हैं। और अव्यय के 4 प्रकार होते हैं, जिनमें से क्रिया विशेषण होता है, और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसमें से क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, तो इसके 4 प्रकार होते हैं। ठीक है। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। कालवाचक में इसमें समय के बारे में बताया जाता है, क्रिया की समय के बारे में, जैसे वह प्रतिदिन पढ़ाई करता है, कई दिनों से लगातार वर्षा हो रही है। स्थानवाचक में इसमें क्रिया के स्थान के बारे में बताया जाता है, जैसे आप इधर आइए, आप वहाँ बैठिए। ठीक है। रीतिवाचक में क्रिया के ढंग के बारे में बात की जाती है, जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है, वह तेज़ दौड़ रहा है। ठीक है। परिमाणवाचक में क्रिया की मात्रा बताई जाती है, क्रिया के प्रमाण के बारे में बात की जाती है, प्रमाण संबंधी विशेषता बताई जाती है, जैसे कम खाइए, अधिक मत बोलिए। ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें इसमें रहती हैं। आगे है वाच्य, यानी वाच्य कहते हैं वॉइस को। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य में कर्ता के अनुसार यानी क्रिया का प्रयोग होता है, जैसे सलमान खाना खाता है। ठीक है। और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार, जैसे सलमान के द्वारा खाना खाया जाता है। भाववाच्य में भाव के अनुसार होता है, जैसे सलमान के द्वारा खाना खाया नहीं जाता, सलमान के द्वारा चला नहीं जाता, सलमान के द्वारा खेला नहीं जाता। ठीक है। आगे आते हैं वाक्य। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है। उद्देश्य हम होते उसे कहते हैं जैसे वाक्य के बारे में यानी जिसके बारे में कुछ कहा, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए। और विधेय उसे कहते हैं जो उद्देश्य के बारे में जो बात की जाए, विधेय कहलाता है। जैसे सलमान आम खा रहा है, सलमान आम खा रहा है, तो सलमान के बारे में बताया जा रहा है इसमें, तो सलमान उद्देश्य है। सलमान के बारे में ये बताया जा रहा है कि वह आम खा रहा है, तो आम खा रहा है ये क्या है, विधेय है। ठीक है। वाक्य के यानी अलग अलग इसके प्रकार हैं। इसमें रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय रहता है। ठीक है। जैसे सलमान आम खा रहा है। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य या 2 उद्देश्य 2 विधेय रहते हैं,
जैसे सलमान खेल रहा है और आमिर, जैसे सलमान खेल रहा है और आमिर पढ़ाई कर रहा है। ठीक है। मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य में इसमें एक यानी प्रधान उपवाक्य होता है और जो दूसरा दूसरा उस पर आश्रित डिपेंडेंट होता है। जैसे वह स्कूल नहीं जा सका क्योंकि सुबह से वर्षा हो रही थी। वह फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। ठीक है। यहाँ पर हम तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में नहीं बता पाए हैं, शब्दों के जो प्रकार होते हैं अलग अलग। जैसे तो मैं यहाँ पर ऐसे ही ओरली आपको समझा देता हूँ। शब्दों के प्रकार, शब्दों के प्रकार एक उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार माने जाते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपके तत्सम है। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के हैं और उसी रूप में हिंदी में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। जैसे हम कहें अग्नि, अग्नि अगर अग्नि हिंदी में कहीं लिखा हुआ है, हिंदी की बुक में अग्नि, तो हम कहेंगे ये तत्सम है क्योंकि संस्कृत का है और उसी रूप में यानी 100% ऐसा ही सेम इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। अग्नि से। ठीक है। इसी तरीके से आप ये कहें दुग्ध, नासिका, कर्ण, पर्ण, हस्त, जिह्वा, तो ये क्या संस्कृत के शब्द हैं और उसी रूप में यानी 100% 100% हिंदी में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम इन्हें तत्सम कहेंगे। दूसरा होता है तद्भव। तद्भव ये होते हैं कि ये भी संस्कृत के होते हैं लेकिन इनमें कुछ बदलाव आ जाता है। जैसे अग्नि, अग्नि से आग हो गया। ठीक है। आम्र, आम्र से आम हो गया। नासिका से नाक हो गया। मस्तक से माथा हो गया। जिह्वा से जीभ हो गया। अंगुष्ठ से अंगूठा हो गया। दुग्ध से दूध हो गया। घृत से घी हो गया। यानी यहाँ पर चेंज आ रहा है, यानी कुछ बदलाव आ रहा है। यानी बेसिकली है तो संस्कृत के ही है लेकिन इनमें कुछ चेंज आ रहा है, तो यही चेंज इन्हें तद्भव बनाता है। देशज वे होते हैं जो अपने यानी क्षेत्र विशेष में एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने के कारण हिंदी में आ गए हैं, तो उन्हें देशज कहते हैं। जैसे लोटा, डिबिया, झाड़ू। ठीक है। विदेशी शब्द यानी यहाँ पर जो दूसरे देश की भाषाओं से हिंदी में इस्तेमाल हो आ गए हैं। जैसे अरबी भाषा के शब्द हैं किताब, कुर्सी, कानून, कसम, वकील। इस तरह का फारसी के हैं कुछ, चश्मा, बाग, गुलाब, गुब्बारा। और तुर्की के हैं जैसे उर्दू सबसे इम्पोर्टेंट है, उर्दू, बेगम, बहादुर, तोप, बारूद, कुर्ता, कैंची। इस तरह से आपके ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं: साबुन, बाल्टी, तौलिया, कमरा, गमला, तंबाकू, पादरी, कप्तान। और जापानी भाषा के शब्द रिक्शा, सुनामी। चीनी के चाय, लीची, चीनी, चीकू। और फ्रांसीसी के पुलिस, इंजीनियर, कार्टून, कर्फ्यू, अंग्रेज़। तो इस तरह से अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, तो इन्हें विदेशी यानी दूसरे देश की भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं और इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द इन्हें कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह से रचना के आधार पर कुछ शब्दों के प्रकार होते हैं। जैसे रूढ़ शब्द, रूढ़ वे शब्द होते हैं कि जिनमें यानी जो एक परंपरा से यानी जिनका परंपरागत अर्थ होता है, जो बहुत लंबे टाइम से चले आ रहे हैं और उनका यानी अगर हम उन्हें तोड़ दें तो उनके टुकड़े करने पर इनका मायना अर्थ ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे हाथ, कान, हाथ को आप दो में इसको तोड़ देंगे जैसे हा और थाम, तो उसका मीनिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है। यौगिक, यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। ठीक है। इस तरीके से योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ वे होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और इनका एक विशेष अर्थ होता है। ठीक है। जैसे दशानन, पंकज, यानी ये बहुरी समास की तरह ही बिल्कुल होते हैं। तो इसमें इस तरह से आपको करना है। अब आपको देखना है कि पर्यायवाची शब्द आपको अच्छे से याद करने हैं, विलोम शब्द आपको अच्छे से देखने हैं, अनेकार्थी शब्द भी आते हैं, ये आप यानी इनको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो ये सब इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो आपको उनको सबको अच्छे से देखना, बहुत ही अच्छे से कायदे से पढ़ना है। तो यानी यहाँ पर हमने तकरीबन सभी यानी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हर चैप्टर से हमने यहाँ पर ली हैं। आप इसको कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत इससे फ़ायदा होगा इस वीडियो से आपको। और वसंत से भी इसमें सवाल आते हैं हिंदी में, यानी हिंदी के जो सवाल आते हैं उसमें कुछ ग्रामर से आते हैं, कुछ वसंत से आते हैं। तो इस तरह से आपका हिंदी के सवाल बनते हैं दो हिस्से से। ठीक है। तो वसंत से जो सवाल आएंगे, जो उसकी वीडियो हम पहले ही उसमें यानी अपलोड कर चुके हैं, आप देख ही रहे हैं उसको, तो उसको देख लें आप, और इसको भी देखें, यानी बहुत छोटी सी वीडियो है ये, तो इसको देखें। तो इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और आपको बेनिफिट मिलेगा, और उम्मीद है कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ मैं आपका यानी पेपर अच्छा होगा और आप अच्छा करें इंशाल्लाह। बिल्कुल भी यानी कोई आप प्रेशर अपने ऊपर ना लेकर जाएं, और बिल्कुल कहना चाहिए एक बिल्कुल अपना प्रेशर को बिल्कुल एक तरफ रख दें, और बहुत ही एकदम यानी कूल माइंड होकर अपना एग्ज़ाम दें, पेपर दें, सारे सवालों को सही से पढ़ें। एक एक सवाल को, अक्सर ये होता है कि जो सवाल हमसे आ रहे होते हैं कि हम जल्दबाजी में
जल्दबाजी में उन्हीं को गलत कर देते हैं कि देखा हमने सवाल, उसको सही से पढ़ा नहीं और फ़ौरन हमने उसका आंसर यानी सर्किल है वो फिल कर दिया। तो इसे गलत हो जाता है। बल्कि जो सवाल आप जानते हैं उसको सही से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, समझ कर, सोच समझ कर, फिर उसके ऑप्शन देखें सारे। तो कई बार ये होता है कि आपने सवाल पढ़ा लेकिन ऑप्शन आपने सही से नहीं देखे। सवाल पूछ कुछ रहा है और आपने कुछ समझ कर उसका आंसर दे दिया, जबकि आप उसको अगर अच्छे से पढ़ते तो उसका आंसर सही कर सकते थे, लेकिन आपने सही से नहीं देखा सवाल को, प्रश्न को, तो इस वजह से वो गलत हो गया। फिर बाद में अफसोस होता है, अरे ये तो मुझसे आता था, ये मुझसे गलत हो गया। तो ये गलती आपसे ना हो, ठीक है। हर सवाल को, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, मैथ का हो, साइंस का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी का भी हो, हर सवाल को आप अच्छे से पढ़ें, फिर उसका आंसर दें कूल माइंड होकर, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल घबराना और ये बिल्कुल यानी ये चीज़ आपके अंदर पैदा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने इतने दिनों से मेहनत की है तो पेपर देने जा रहे हैं, बिल्कुल हँसते खेलते हुए पेपर देने जाइए, अपना एग्ज़ाम दीजिए और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे, आपका पेपर अच्छा हो। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।